नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं सिद्धांत कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मैंने राहुल गांधी के बारे में, उनकी शिक्षा, उनका धर्म, उनके परिवार के बारे में जो जो भी मुझे फैक्ट पता थे, मैंने सारी चीज़ें बताई आपको। और उसमें जो भी फैक्चुअल थे, जो सही थे, जहाँ से मुझे मिला सोर्सेस, मेरे विभिन्न सोर्सेस थे, उनसे मैंने कलेक्ट किया, मैंने आपके सामने वो चीज़ें रखी। आज मैं उनके राजनैतिक जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। वो राजनैतिक जीवन, हम अगर देखें राहुल गांधी की राजनैतिक उपलब्धियां देखी जाए या राजनैतिक जीवन देखा जाए, तो मुझे तो कुछ खास ऐसी उपलब्धि नहीं लगती है कि उन्होंने अपनी दम से कुछ ऐसा किया हो जो एकदम से उठे हों और पटल पे छा गए हों और एकदम राजनीति में कुछ चेंज लाए हों। वो सिर्फ अपनी परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने में भी कामयाब नहीं रहे हैं। जब से उन्होंने राजनीति में अपनी पार्टी की कमान संभाली है, तब से उनकी पार्टी नीचे ही जाती दिख रही है। तो अगर इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें, तो राहुल गांधी 2004 में सबसे पहले अपने पिता की लोकसभा सीट अमेठी से जीते। 2004 में अगर देखा जाए, उस समय राहुल गांधी का राजनीति में कोई योगदान नहीं था, ना तो इतनी सक्रियता थी, ना ही कोई इतना बड़ा योगदान था। फिर भी वहां से वो जीते अमेठी से 2004 में। क्यों जीते? क्योंकि वो उनके पिता की विरासत थी। हमारे भारत में सबसे बड़ी एक ही कमी है कि एक लाइन की लकीर पर चलते हुए चले जाना है। किसी की विरासत को देख लिया तो उस विरासत के पीछे ही चले जाना है। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इतने दिनों से कोई भी एक लोकसभा सीट से एक ही परिवार का व्यक्ति, जो पार्टी राजनीतिक शीर्ष पर है और उस सभा से राजनीतिक शीर्ष पर जाकर पीएम मिला है वहां से, तब भी वहां का विकास नहीं हो पा रहा है। फिर भी जाके उन्हीं की लेगेसी में आने वाले लोगों को जितवाना, ये मैं सरासर मूर्खता समझता हूँ। इससे बड़ी कोई बात नहीं। उसके 2004 में राहुल गांधी अमेठी से जीते, 2009 में फिर वहां से जीते। 2004 से 2009 तक क्या लोगों को ये आकलन करने का समय नहीं मिला कि 2004 से 2009 तक क्या अमेठी के लोगों के लिए किया गया, क्या नहीं किया गया? 2009 में फिर वहां से वो जीत गए। लोकसभा से सांसद बने, लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं। सदन में पहुंचकर क्या मुद्दे उठाए, क्या मुद्दे नहीं उठाए, इसका तो कोई पता नहीं है। लेकिन मनमोहन सरकार में एक अधिनियम बनाया गया था, नियम बनाया था, जो कि सर्वसम्मति से बना हुआ था, संसद से पारित था। उसको जरूर उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया था। ये उनकी उपलब्धियों में गिना जा सकता है कि संसद से बने हुए अपने प्रधानमंत्री या अपनी कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल होने के बाद उस अधिनियम को फाड़ देना, मतलब सरकारी तंत्र का पूर्ण रूप से बहिष्कार और उसका अपमान करना। संसद, संविधान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबका अपमान कर देना। क्योंकि उस समय कांग्रेस के भाई सरकार चल रही थी, तो कांग्रेस का ही सब कुछ होना था। तो कांग्रेस में सब राहुल गांधी थे और उनकी माताजी थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो नाम के ही प्रधानमंत्री थे। ये इनकी राजनीतिक उपलब्धियों में गिनती हो सकती है। 2009 में भी ये जीते, लोकसभा सांसद बन गए। 2014 में ये पुनः लोकसभा सांसद बने। 2014 में ये पुनः लोकसभा सांसद बने। उसके बाद भी इन्होंने कोई भी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इन्हें लगा कि ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग जीतते रहेंगे। इनकी सीटें 40 से 52 हो गई। 52, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी 40 से 52 आने में ये सबसे बड़ा योगदान इनका ही रहा। ये इनकी उपलब्धियों में गिनती की जा सकती है। अब 2014 से कोई काम किया होता है अमेठी में, तब तो उनको लोग वोट देते। ऊपर से स्मृति ईरानी वहां पर डटी रही और उन्होंने वहां पर काम किया। 2019 का इलेक्शन हुआ, इन्हें लगा कि अब हम अमेठी से नहीं जीत सकते हैं, तो ये अपनी सुरक्षित सीट वायनाड चले गए। केरल के वायनाड सीट, लोकसभा सीट से लड़ने के लिए चले गए। क्योंकि वहां पर
इस्लाम मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि मुसलमान ज़्यादातर कांग्रेस को वोट करते हैं, उनके फेवर में रहते हैं, ये उनकी बातें करते हैं, उनको छलावे में लेते रहते हैं, तो इसलिए कांग्रेस क्यों वोट रहा है, इनको ऐसा लगा कि कांग्रेस की सीट वायनाड से निकल जाएगी और ये वहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए और अंतोगत्ता ये 2019 में वहां से जीत भी गए और लोकसभा में पहुंच भी गए। फिर इन्होंने कोई राजनीति में ऐसा कोई काम नहीं किया जो इनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि सिद्ध होती और इनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती। जब इन्हें लगा कि अब हमारी लोकप्रियता तो खत्म हो रही है, अब हमारा सब सिस्टम गड़बड़ ही होता जा रहा है, अब हमारा कोई मतलब नहीं रहा राजनीति में, तो इन्होंने भारत जोड़ो नाम की यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा का प्रारंभ 7 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया। यात्रा कश्मीर पहुंचने में ये यात्रा कश्मीर तक जानी थी और कश्मीर तक पहुंचने में ये 12 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर इसको गुजरना था। टोटल दूरी इसमें 4080 किलोमीटर तय करनी थी। इस यात्रा का अगर कोई बहुत बड़ा बेनिफिट देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनको कोई इतना बड़ा राजनीतिक बेनिफिट हुआ। हाँ, आफ्टर दैट इसके बाद में ये कर्नाटक तो जीते, लेकिन देखा जाए कि इन्होंने इतनी बड़ी यात्रा निकालने के बावजूद, इतना बड़ा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम करने के बावजूद, इवेंट करने के बावजूद कोई भी इनको इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। केवल कर्नाटक में इनकी सरकार जरूर बन गई। उसके बाद इन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। राहुल गांधी द्वारा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थौबल से शुरू की थी। अब इन्होंने देखा कि थोड़ा बहुत तो इसमें इंक्रीमेंट तो थोड़ा बहुत देखा जाए इनको फायदा मिला, तो इन्होंने एक और न्याय यात्रा शुरू की जो इनको लगा कि लोकसभा इलेक्शन में इनको कुछ फायदा मिलेगा। उस लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए तो मणिपुर के थौबल से इन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहली वाली भारत जोड़ो यात्रा थी, दूसरी वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा नामक यात्रा इन्होंने 14 जनवरी 2024 से मणिपुर के थौबल से शुरू की थी। इनसे जुड़े हुए कुछ विवादित बयान भी हैं। इन्होंने कुछ विवादित बयान तो ऐसे दिए हैं कि भारत की कम्युनिटी उस चीज को किसी भी हाल में सपोर्ट कर ही नहीं सकती। उनका एक विवादित बयान ये भी है कि हिंदू मंदिर जाते हैं, वहां पर लड़कियों को छेड़ते हैं। ये तो कितनी शर्म की बात है। ऐसा बयान बिल्कुल ये क्या किसी भी नेता को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिंदू भारत में बाहुल्य जनसंख्या है और बाहुल्य हो या किसी की कम हो या किसी की ज्यादा, किसी भी कम्युनिटी को लेकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि उनकी आस्था और उनकी संस्कृति को चोट पहुंचे। लेकिन इन्होंने अपनी वोट बैंक को साधने के लिए ऐसे बयान दिए और इन्होंने यूएसए के राजदूत टिमोथी जे रोमर के साथ बातचीत में भी इन्होंने एक विवादित बयान दिया था। वो बयान ये था कि इन्होंने कहा कि हिंदू चरमपंथी मुस्लिम आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है भारत देश के लिए। हिंदू चरमपंथी जैसे शब्दों का प्रयोग करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती रही इनकी। हिंदू कभी भी चरमपंथी नहीं होता। इनको चरमपंथी की परिभाषा ही नहीं पता है। परिभाषा चरमपंथी की ये होती है कि अपने धर्म को विस्तारित करने के लिए किसी बेगुनाह को मार देना, कत्ल कर देना, अपनी जबरदस्ती संस्कृति, अपनी बातों को थोपना, ये होता है चरमपंथ। इन्होंने हिंदुओं को चरमपंथी कहा। इन्होंने बयान दिया कि हिंदू चरमपंथी मुस्लिम आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है भारत देश के लिए। तो ऐसे बयानों को हिंदू कम्युनिटी कैसे सपोर्ट कर दे। इनकी राजनीतिक उपलब्धियों में ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इनके विवादित बयानों के चलते ये अमेठी से हार ही गए 2019 में। फिर 2024 में इनको लड़ने की हिम्मत तक न हुई अमेठी से। फिर वायनाड से लड़े। इन्हें पता था वहां से मुझे मुस्लिम सपोर्ट कर देंगे, वोट दे देंगे, आसानी से हम जीत जाएंगे। फिर ये 2024 में इलेक्शन लड़े और जीत गए और वायनाड से सांसद बन के आए। इनकी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि गिनी जाए तो देखा जाए तो भारत में जो वेल्थ क्रिएटर हैं, जो नौकरी दे रहे हैं, अदानी समूह होगा, रिलायंस समूह होगा, टाटा समूह हो गया,
ऐसे लोगों को ये गाली दे रहे हैं। तो हमें लगता है इसके पीछे इनका एक ही एजेंडा है, जो इन्होंने चाइनीज़ इनके एजेंट हैं, जो इनके पाकिस्तानी एजेंट हैं, ये अन्य बाहरी एजेंट जो हैं, जिनको ठेके या जिनको काम भारत में नहीं मिल पा रहा है, वो इनसे ऐसे बयान दिलवा रहे हैं। चूँकि भारत का भारतीय व्यक्ति कोई ठेका ले रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उन लोगों को ऐसी बातें हज़म नहीं हो रही। ये उनके चक्कर में आके हमारे लोगों को ही गालियाँ दे रहे हैं। तो आज इनकी उपलब्धियों में इतना ही। आगे हम एक वीडियो और लेके आएँगे इनके बारे में, कुछ इनकी विवादित घटनाएँ इनके जीवन में हुई हैं, उनको हम देखते हैं, कहाँ से सोर्स मिलता है, हम वहाँ से लेके आएँगे और एक वीडियो और इनके ऊपर हम बनाएँगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और चलते हैं। आज सभी को राम-राम।